साथियों, इस वीडियो में हम जो है कक्षा 9 की गणित बहुपद प्रश्नावली 2.5 इस प्रश्नावली की लगभग बच्चों हमारे पास जो है 5-6 वीडियो हो चुकी हैं और आज हम शुरू करेंगे प्रश्न संख्या 13 से। तो ये लास्ट वीडियो के बच्चों, इसमें सारे प्रश्नावली को कंप्लीट कर देंगे और आप लोग ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। ये एनसीईआरटी का कोर्स है और इसके बाद बच्चों सीबीएसई का भी बहुत जल्दी शुरू करेंगे। जैसे ही सब्सक्राइब अगर थोड़ा बढ़ते हैं तो पढ़ाने का कुछ मज़ा और ही होता है बच्चों। तो देर ना करें, जल्दी से सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में कोई मेहनत नहीं लगती बच्चों आप लोगों की, बस वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, तो उसका ध्यान रखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, ओके। प्रश्न संख्या 13, यदि x देखो जमा y जमा z, धन भी बोलते हैं हम, लेकिन आप लोग कमेंट में बताना कि इसको जमा बोलूँ या प्लस बोलूँ या धन बोलूँ, जो आप लोगों को कौन सा अच्छा लगता है। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल बराबर 0 हो तो दिखाइए कि x की पावर 3 जमा y की पावर 3 जमा z की पावर 3 बराबर 3xyz। ये क्या करना है बच्चों, हमें प्रूफ करना है कि ये जो है किसके बराबर होता है, 3xyz के बराबर होता है। लेकिन किस कंडीशन में होता है, जब हमारे पास x धन y धन z किसके बराबर होगा बच्चों, 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, और ये एक जो है हमारे पास सर्व समीकरण भी बन जाएगी, मतलब एक फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों। और इस फॉर्मूले का यूज जो है हम जो है अगले प्रश्न में खुद ही यूज में लाएंगे इस फॉर्मूले को। ठीक है, तो फॉर्मूले को याद रखना। चलो इसको देखते हैं, सिद्ध करके बताते हैं। हम जानते हैं बच्चों हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला देखो बच्चों, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। क्या होता है, x की पावर 3 जमा y की पावर 3 जमा z की पावर 3 और ऋण 3xyz। ठीक है, मतलब घटे का 3xyz, ये किसके बराबर होता है, ये होता है x जमा y जमा z। और इसका गुणनखंड दूसरा क्या होता है बच्चों, x की पावर 2 जमा y की पावर 2 जमा z की पावर 2। ठीक है, और घटा xy और घटा yz घटा zx। ठीक है, ये जो है क्या होता है, ये लास्ट में हम जो है एक सर्व समीकरण का फॉर्मूला है। तो ये जो फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में किया था बच्चों। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में कि यदि x जमा y जमा धन z, मतलब x धन y धन z 0 के बराबर है, तो क्या होता है, x की पावर 3 धन y की पावर 3 धन z की पावर 3 किसके बराबर होता है, 3xyz। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगर बता रहा है कि x धन y धन z इसके बराबर हम 0 रख देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, x की पावर 3 जमा y की पावर 3 जमा z की पावर 3 घटा का 3xyz। ठीक है, और इसके स्थान पर हम 0 रख देंगे क्योंकि 0 बता रहा, और 0 गुणा ये कोष्टक। ठीक है, x की पावर 2 जमा y की पावर 2 जमा z की पावर 2 और घटा का xy घटा yz और घटा xz। ठीक है, तो किसी भी संख्या को या किसी भी नंबर को अगर 0 से हम गुणा करते तो क्या होता है, उसका मान 0 होता है। ठीक है, यानी कि बच्चों क्या हो जाएगा फिर हमारे पास, x की पावर 3 जमा y की पावर 3 और जमा z की पावर 3 और घटा का 3xyz किसके बराबर हो जाएगा, टोटल 0 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि इसको हमने, इसके अंदर चाहे कोई भी संख्या 0 से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो हमेशा क्या होता है बच्चों, 0 होता है। ठीक है, अब देखिए कितनी अजीब सी बात है कि ये सीधा क्या हो गया, जो हमने हल करने वही निकल गया। x की पावर 3 जमा y की पावर 3 और जमा z की पावर 3 बराबर एक जो घटा का है
जो ऋणात्मक संख्या है 3xyz, इसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, ये पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है। तो ये घटक है बराबर के अगर उस साइड चले जाएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, जमा का हो जाएगा, यानी 3xyz। तो यही चीज हमें क्या करना था, दिखाना था सिद्ध करके, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? समझ में नहीं आया, ये फॉर्मूला है। आप सोचेंगे कहाँ से है बच्चों, तो ये फॉर्मूला लास्ट वाली वीडियो में भी बताया था, ठीक है। आप लोग लास्ट वीडियो में देखना, इसी फॉर्मूले पे आधारित हमने क्या किए थे, वहां पे प्रश्न भी किए थे। तो क्लियर हो गया बच्चों? तो ये क्या हो गया, एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। याद रखना इसको। इस पे आधारित जो है प्रश्न संख्या 14 करते हैं। प्रश्न संख्या 14, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, हमें घनों का परिकलन नहीं करना है। जैसे आप लोग बोलेंगे कि 12 का घन क्या होता है, 12 को 3 बार गुणा कर दो, 7 को 3 बार गुणा कर दो, उसके बाद 5 को 3 बार गुणा करो। नहीं, ऐसा नहीं करने। जैसा प्रश्न में बताया गया है हम उसी के आधार पर जो है हल करेंगे, ठीक है। देखिए पार्ट फर्स्ट, हल। ये है हमारे पास कोष्टक में x और ये है y और ये है z। x के स्थान पर है ऋण का 12, y है 7 और z है 5। तो बच्चों लास्ट वीडियो में, ये लास्ट प्रश्न में, लास्ट वीडियो नहीं सॉरी, लास्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 में हमने क्या किया बच्चों कि x का क्यूब धन y का क्यूब धन z का क्यूब बराबर क्या होता है, 3yxyz, ठीक है। अगर हमें ये चीज पता है तो हम उसकी जगह क्या रख सकते हैं, 3xyz, ठीक है। लेकिन ये किस कंडीशन में होता है, देखो यदि x धन y धन z बराबर 0, तो क्या होता है हमारे पास, x की घात 3 जमा y की घात 3 जमा z की घात 3 बराबर 3xyz। तो इसमें हम मान रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं फर्स्ट पार्ट कि x y z का मान 0 है या नहीं है। तो x के स्थान पर x का मान रखेंगे बच्चों, ऋण का 12 धन y के स्थान पर क्या है, 7 है, ठीक है। y के स्थान पर क्या है बच्चों, 7 है, क्योंकि ये फॉर्मूला यूज करना हमने, तभी तो यूज होगा जब हम इसके बराबर 0 होगा, ठीक है। तो 7 रखेंगे और धन z कितना है, 5। तो देखो बच्चों ऋण 12 और जो दोनों धनात्मक संख्या है उनको एक साथ जोड़ देते हैं, तो 5 और 7 कितना हो जाएगा, धन का 12। तो 12 में से हम 12 घटाएंगे तो कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया। मतलब इसमें हम जो है अब डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ऋण 12 की घात 3 धन 7 की घात 3 और धन 5 की घात 3 बराबर हो जाएगा 3 और xyz, x कितना है, ऋण 12, y कितना है बच्चों, 7 और z कितना है, 5। तो कोष्टक का मतलब हो गया ये सारे आपस में क्या है, गुणा है। अब देखो गुणा करने का आसान तरीका, ठीक है। गुणा करने का आसान तरीका देखो बच्चों, 12 को हम पहले 5 से गुणा कर देंगे। पहले देखो धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋण धनात्मक, ठीक है, ऋणात्मक एक ही है। तो धन और ऋण यानी प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। धन ऋण बराबर होता है ऋण। अब संख्याओं का गुणा करेंगे बच्चों, 12 पंजे 60, 60 क्या 180 और 180 गुणा 7 यानी 18 सत्ता 126, ठीक है। तो 126 और 0, तो ऋण हो गया 1260। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा उत्तर। क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट देखो, यहाँ पे स्पेस की कमी है तो थोड़ा यहाँ पे निकाल देते हैं इसको। क्या होना चाहिए, x जमा वाई जमा z। तो x के स्थान पर 28 है बच्चों, y है ऋण का 15 और z है ऋण 13।
तो हम तीनों को जोड़ेंगे, यानी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए इस फॉर्मूले का यूज करने के लिए। ठीक है, तो x है हमारे पास 28 और y है -15, तो -15 और z है -13, तो -13 बराबर कितना होता है बच्चों। हम धन धन वाले धनात्मक संख्याओं को एक साथ जोड़ देते हैं, यानी ये केवल एक ही है 28, और ऋणात्मक संख्याओं को एक साथ जोड़ देते हैं तो वो ऋणात्मक में ही होंगे, और 15 और 13 कितना होता है 28, तो 28 में से 28 घटाएंगे बच्चों कितना हो जाता है 0। ठीक है, यानी कि इस भाग में भी, इस भाग खंड में भी हम जो है बिना घनों का परिकलन किए जो है इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। ये क्या हो गया, x का क्यूब धन y का क्यूब धन z का क्यूब, क्या होता है 3, सेकेंड पार्ट यहाँ पर शुरू करते हैं, x का क्यूब धन y का क्यूब धन z का क्यूब बराबर क्या होता है 3xyz। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो इसमें बच्चों हम मान पुट कर देंगे, x का क्यूब x के स्थान पर कितना है 28, तो क्या होता है 3xyz, तो सबसे पहले लिख देंगे 3x गुणा 28 गुणा y कितना है ऋण 15 और z है -13। कोष्टक क्यों लगाए बच्चों, क्योंकि हमारे साथ क्या है ऋणात्मक संख्याएं हैं, फिर आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो आप लोग इसको घटा देंगे। कोष्टक का मतलब होता है बच्चों गुणा करना। ओके, अब देखो क्या है कि धन धन मतलब प्लस प्लस गुणा होता है तो प्लस होता है, फिर प्लस माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस, और माइनस माइनस का प्लस, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और सबको गुणा करेंगे बच्चों हम तो कितना हो जाएगा, ये आप लोग गुणा करना तो आता होगा, बड़ी क्लासेज में पढ़ते हैं। ठीक है, तो गुणा करने में कोई डाउट दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हो जाता है गुणा करेंगे तो 16,380, कितना हो जाएगा बच्चों 16,380। आप लोग फटाफट गुणा करने चारों संख्याओं को और फिर बताना मुझे कितना आए कमेंट में। ठीक है, कहीं मेरा उत्तर गलत तो नहीं है, कमेंट में बताना। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया भाग सेकंड, प्रश्न संख्या 14। इसी के साथ प्रश्न संख्या 14 कंप्लीट हो गई। अब करते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 15 शुरू। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 करते हैं शुरू। नीचे दिया गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, मतलब जो ये हमारे पास दो भाग दिए हुए हैं, भाग फर्स्ट भाग सेकंड, ये क्या है आयतों उनके क्षेत्रफल है, मतलब आयत के क्षेत्रफल दिए गए बच्चों। तो ये बहुपद है, ये होता है आयत का क्षेत्रफल दिए। ठीक है, मैं से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो जैसे हमारे पास पार्ट फर्स्ट दे रखा है, शुरू करते हैं हल। ठीक है, तो क्या दे रखा क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, भाई लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, यानी हम इसके गुणनखंड करेंगे बहुपद के, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, दो गुणनखंड होंगे तो एक लंबाई हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसके गुणनखंड करने में आप लोगों को बताया था लास्ट एक से एक दो वीडियो पहले कि गुणनखंड कैसे करते हैं द्विघाती बहुपद के, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म्स मतलब अचर संख्या, इनको कर देते हैं गुणा। तो कितना होता है बच्चों, देखो यहाँ पे मैं रफली बताऊंगा थोड़ा से, 25 गुणा 12 ये होता है 300। तो इसके जो बीच का भाग होता है बच्चों, बहुत सारे आपको टीचर्स बोलेंगे कि घटाने से जोड़ने से, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ कि कहाँ पे घटाना पड़ता है कहाँ पे जोड़ना पड़ता है। ठीक है, अगर अचर पद से पहले धन है तो ये संख्या जोड़ के आना चाहिए दो भागों में, अगर अचर पद से पहले ऋण है बच्चों घटा का है तो ये क्या है घटा का आना चाहिए। अब जोड़ का आना चाहिए तो जोड़ के आएंगे बच्चों, तो जोड़ेंगे जब 35 से संख्याएं छोटी होंगी तो तभी जोड़ पाएंगे, तभी तो 35 के बराबर होगा जोड़ के। घटा के तो 35 से बड़ी संख्या होगी, जब घटाएंगे कोई संख्या तभी तो 35 आएगा। समझे आप, समझ गए ना, जोड़ के कब आता है घटा के कब आता है। तो देखो यहाँ पे क्या आना चाहिए, जोड़ का आना चाहिए 35, बीच वाले भाग को जोड़ के ऐसी दो ऐसी संख्या होनी चाहिए जो जोड़ के होना चाहिए 35 और गुणा करके होना चाहिए बच्चों कितना
300। तो अब ऐसी संख्याएं देखो क्या हो जाएगा, जैसे 20 हो गया और 15 हो गया, ये 15 दूनी 30 यानी 300 हो जाते हैं, ठीक है। और जोड़ के कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। तो मतलब हम 35 को क्या लिखेंगे, 20 धन 15। समझे कैसे करते हैं? अगर नहीं आए समझ में तो फिर एक बार बताता हूँ। जो एक्स स्क्वायर वाला गुणांक होता है उसको गुणा कर देते हैं हम 12 से, अचर संख्या से, ठीक है, अचर पद से। तो देखो बच्चों, और बीच वाले भाग को 2 भागों में तोड़ देते हैं, बांट देते हैं, ठीक है। तो 2 भागों में बांट दिया हमने कि गुणा करके इसी के गुणा के बराबर आना चाहिए, यानी 300 आना चाहिए, और जोड़ के जो है 35। तो देखो अब करते हैं शुरू। बराबर क्या हो जाएगा, 25 a की पावर 2, इसको ऐसे लिख देंगे। और ऋण संख्या है तो कोष्टक जरूर लगाना है बच्चों। अगर धन हो तो कोष्टक ना भी लगाए तो चल जाएगा, ठीक है। तो ऋण है, कोष्टक जरूर लगाना है, क्योंकि ऋण से हम कोष्टक खोलेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, बदल देते हैं। तो 35 को लिखेंगे हम 20 धन 15, ठीक है। और गुणा कैसे करना, a से। जब कोष्टक खोलेंगे तो a से ऋण a से गुणा करेंगे, क्योंकि ऋण भी साथ में है और ये भी है, ठीक है। और धन 12। चलो यहाँ पे अगले लाइन में कोष्टक खोल देते हैं। तो 25 a की पावर 2, ऋण a से 20 को गुणा करेंगे, पहले 20 को गुणा करेंगे तो ऋण 20a, ठीक है। फिर ऋण a से धन 15, तो ऋण धन का क्या होता है, ऋण, और 15 को a से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15a और धन 12। इस तरीके से गुणनखंड करते हैं, ठीक है। अब पहला पद और दूसरा पद इनको एक साथ लेते हैं, और तीसरा पद चौथा पद एक साथ लेते हैं, ठीक है। इन 2 पदों में से पहले कॉमन ले लेते हैं उभयनिष्ठ, फिर इन 2 पदों में से कॉमन लेते हैं बच्चों। अब देखिए हमारे पास इसमें a है, इसमें भी a है। पहले संख्या में से कॉमन लेते हैं, कुछ आता है 25 और 20 किसके टेबल में आते हैं, 5 के। तो 5 के टेबल में आते हैं तो 5 कॉमन आ जाएगा, 5 के पहाड़े में आते हैं, मतलब ठीक है बच्चों, हिंदी मीडियम वाले टेबल नहीं जानते हैं। तो 5 के पहाड़े में 25 में आते हैं, 20 में आते हैं, तो 5 का भाग हम 25 में दे दिया 5 बार। और इधर भी a है बच्चों, इस इधर भी a है, तो एक a को हम कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास अब देखो बच्चों, इसमें क्या बचा हमारे पास, 5 का भाग देंगे तो 5 पंजे 25, 5 बार, और एक a बाहर आ गया तो अंदर बचा a, ठीक है। ऋण, अब 5 का भाग जो कॉमन लेते हैं उसका भाग देंगे दूसरे पद में, तो 5 चक्को 20, और a तो कॉमन आ गया बच्चों, तो अंदर केवल बचेगा 4, ठीक। इधर ले लेते हैं ऋण कॉमन, क्योंकि ऋण है तो ऋण कॉमन आ जाएगा। और 15 और 12 किसके टेबल में आते हैं, 3, तो 3 कॉमन ले लेंगे बच्चों। कितनी बार, 3 का भाग 15 में देंगे तो 3 पंजे 15, और साथ में a भी है, क्योंकि a कॉमन नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इधर a नहीं है। और ऋण कॉमन आ गया बच्चों, तो अंदर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो ये ऋण हो जाएगा, क्योंकि ऋण का धन होता है, जब हम कोष्टक खोलेंगे तो धन हो जाएगा, ठीक है। तो ऋण हो जाएगा, और 12 में भाग देंगे तो 3 चक्को 12। अब देखो पहले 4 पद थे, अब हमने क्या कर दिया, इनके 2 पद। तो 2 पद में देखते हैं हम उभयनिष्ठ क्या है। उभयनिष्ठ कौन होता है बच्चों, कॉमन क्या है, सेम संख्या क्या है। तो सेम हमारे पास क्या है, जो कोष्टक में है वो क्या है, एक जैसे हैं। तो जो एक जैसे है उसको हम ले लेते हैं बाहर, यानी 5a ऋण 4 ये तो ले लेंगे बाहर। अब क्या बचा बच्चों, जो बचा है उसको लिख देंगे दूसरे कोष्टक में, यानी इधर से क्या बचा हमारे पास, 5 ही बचा है। और इधर से क्या बचा बच्चों हमारे पास, भाई 5a ऋण 4 बाहर आ गया है, पूरा कोष्टक बाहर आ लिया, तो अंदर हमारे पास क्या और क्या बचा है, यहाँ पे 3 बचा है, तो ये यहाँ लिख देंगे 3, ठीक है बच्चों। अब देखो क्या दिया था, ये क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हम लिख देंगे लंबाई कितना हो गया, 5a ऋण 4, और चौड़ाई हो गया बच्चों 5a ऋण 3, ठीक है। समझ में आ गया, क्योंकि फॉर्मूले में क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, कोष्टक का मतलब क्या हो गया, गुणा हो गया, कुल मिलाकर हमें इसके गुणनखंड करने थे, ठीक है। तो ये हो गया व्यंजक लंबाई, ये हो गया चौड़ाई।
ठीक इसी प्रकार सेकंड पार्ट 35y² जमा 13y ऋण 12। अब देखिए इसमें जो अचर पद है हमारा क्या है, ऋण का है, तो बीच वाले भाग को घटा के आना चाहिए 3। तो घटा के 3 से बड़ी संख्या से घटाएंगे तभी तो 3 आएगा बच्चों। ठीक है, तो 3 से बड़ी, जैसे 4 से शुरू कर लेते हैं, 4 से घटाएंगे 1, 3 आएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे 4 से 1 घटाएंगे, 5 से 2 घटाएंगे, 6 से 3 घटाएंगे। इस तरीके से हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, जो बड़ी संख्या होती है उसको तो हम गुणनखंड करते हैं। ठीक, तो गुणा करके कितना आना चाहिए बच्चों, 35 गुणा 12 कितना होता है, 35 गुणा 12, 35 गुणा 12 होता है बच्चों हमारे पास। आप लोग गुणा करो तो ये होगा 420। कितना, 12 पंजे 60, 12 36, 6 42, हाँ 420। मतलब बीच वाली संख्या को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करके बच्चों कितना आना चाहिए, 13 है ना, ये 13, हाँ 13y गुणा करके आना चाहिए 420 और घटा का आना चाहिए 13y। ठीक है, ये 3 नहीं है, ये गलत हो गया है। तो हम 28 में से अगर 15 घटाएंगे, जैसे 420 का हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड में हम 2 भाग बनाते हैं। ठीक है, 2 जोड़े बनाते हैं। जैसे इसमें देंगे हम भाग, सपोज 2 का देते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 210। फिर 2 का देंगे, 2 एकम 2 0, 2 पंजे 10। अब 2 का नहीं जाएगा, 5 का देंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। फिर 7 का देंगे, 7 या 21। फिर 3 का देंगे बच्चों, 3 एकम 3। तो ये हो गया हमारा गुणनखंड। ठीक है, अब इसके क्या भाग बनाते हैं, 2 जोड़े बनाते हैं। तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। एक तो ये 28 बना देंगे जोड़ा, और दूसरा बना देंगे 5 और 3 का 15, यानी 28 ऋण 15। इस प्रकार से 2 जोड़ा बनाने हैं। ठीक है, जो कि घटा के आना चाहिए 13। तो 28 में से हम 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 13 आ जाएंगे। तो देखो इसको कैसे लिखते हैं फिर, 35y² धन 13 को लिखेंगे हम 28 ऋण 15 और गुणा कर देंगे उसको y से ही। ठीक है बच्चों, और ऋण 12। इसके बाद कोष्टक खोल देंगे तो हो जाएगा 35y² धन है तो अंदर के चिन्ह में कोई बदलाव नहीं आएगा, सिर्फ y से गुणा कर देंगे, पहले इसको फिर इसको। तो 28y ऋण 15y ऋण 12। ठीक है, अब इन 2 पदों को एक साथ देते हैं और अगले 2 पदों को एक साथ लेते हैं। इन दोनों में से कॉमन लेंगे बच्चों, तो 28, 7 को 28, 7 पंजे 35, यानी 7 के पहाड़े दोनों में जाते हैं। तो 7 का भाग जाता है तो 7 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और y यहाँ भी है, y यहाँ भी है बच्चों, तो y भी कॉमन आ जाएगा। तो इधर कितना बचा, 7 का भाग 35 में देंगे, 7 पंजे 35, 5 y बचेगा, क्योंकि एक y बाहर है तो एक y अंदर रहेगा। ठीक है, धन 7 चक्को 28 और y तो बाहर आ गया बच्चों। आ रहा समझ में। अब देखिए ऋण है तो ऋण आएगा, अगर ऋण कॉमन आ गया तो अंदर के साइन ये ऋण वाला धन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कोष्टक के अंदर। तो 15 और 12 दोनों संख्याओं में किसका भाग जाता है, 3 का जाता है। ठीक है, तो 3 का भाग 15 में 5 बार जाएगा, y साथ में रहेगा क्योंकि y एक ही जगह है, इसमें नहीं है। ऋण बाहर आ गया तो ये ऋण है, ये हो जाएगा धन का हो जाएगा। फिर 3 का भाग 12 में देंगे, 3 चौको 12। मतलब दोनों कोष्टकों में सेम संख्या होनी चाहिए हमारी। ठीक है, तो दोनों में सेम हो गया। अब 2 पद हो गए हमारे पास, पहले 4 पद थे, 4 का 2 कर दिया। अब इन 2 पदों में से जो एक जैसी संख्या उसको ले लेते हैं कॉमन, उभयनिष्ठ। तो कॉमन बच्चों ये कोष्टक जो है क्या होता है, कॉमन होता है हमारे पास। तो कोष्टक को बाहर ले लेंगे, 5y धन 4, और बाकी इस वाले पद में क्या बचा है, 7y, और ऋण इस वाले पद में क्या बचा है हमारे पास, 3, क्योंकि ये बाहर आ गया तो यही बचा है। ठीक है, तो ये हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि बच्चों क्या दिया था, क्षेत्रफल दिया था।
उसके गुणनखंड कर दिया तो लंबाई हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे उत्तर। आप एक लाइन में और लिख देना, लंबाई बराबर ये, चौड़ाई बराबर ये, व्यंजक है। ठीक है बच्चों, ओके ठीक। प्रश्न संख्या इसी के साथ 15 जो है कंप्लीट। प्रश्न संख्या 16 करेंगे शुरू। देखो साथियों, उसमें क्या था हमारे पास, आयत का क्षेत्रफल। सेम वही चीज है, लेकिन यहाँ क्या है, घनाभ है, और घनाभ का आयतन दिया है। ठीक है, घनाभ का क्षेत्रफल नहीं दिया, इसमें आयतन दिया है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है बच्चों, पहले हमें घनाभ का आयतन आना भी चाहिए। शुरू करते हैं हल। घनाभ का आयतन बराबर होता है बच्चों लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो आयतन दिया है हमें, इसके मतलब गुणनखंड करने 3। तो एक लंबाई हो जाएगा, दूसरा चौड़ाई, तीसरा ऊंचाई। तो पहला आयतन क्या दे रखा बच्चों, 3x की घात 2 ऋण 12x। तो इसके 3 गुणनखंड करने बच्चों, तो हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 का भाग 12 में भी चले जाते हैं। ठीक है, तो अंदर क्या बच्चा बच्चों हमारे पास, x की घात 2 ऋण 3 चको 12 और x। अभी 2 ही गुणनखंड है, और इसके भी गुणनखंड कर देंगे जो अंदर है 3। तो ऐसे कैसे लिख देंगे, गुणा में है, कोष्टक में होता है गुणा। ठीक है, और इधर से क्या कॉमन आ जाएगा, x। तो इधर क्या बचा बच्चों हमारे पास, x बचेगा और ऋण 4। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 3 गुणा आ गए, गुणनखंडों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, समझिए क्या क्या हो गया। तो घनाभ की लंबाई, आगे लिखेंगे बच्चों हम, घनाभ की लंबाई बराबर 3 चौड़ाई, भाई लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, तो 3 ही गुणनखंड हो गए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। चौड़ाई कितना हो जाएगा, संभव तो मान बताना हमने, ठीक है, एक्यूरेट नहीं बताना है। चौड़ाई हो गया x और ऊंचाई हो गया बच्चों x ऋण 4। ये हो गया पार्ट फर्स्ट का उत्तर। कितने आसान से सवाल है बच्चों, बताओ, कमेंट में बताओ फटाफट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए बच्चों फटाफट, क्योंकि कोर्स जो है बहुत लेट हो रहा है। ठीक है, बाकी 100% नंबर मेरी गारंटी है, लेकिन वीडियो पूरा देखोगे तभी गारंटी है बच्चों, नहीं आधा देखोगे तो कोई गारंटी नहीं। ठीक है, इसी के साथ सेकंड और लास्ट पार्ट, लास्ट प्रश्न का लास्ट पार्ट। घनाभ का आयतन दिया है बच्चों 12 के वाई की घात 2 धन 8 के वाई ऋण 20 के। ठीक है, तो आयतन इसमें निकालने में लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी 3 गुणनखंड करने इसके। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे देखो 12 8 20। ठीक है, 4 का भाग देखना सब में चले जाते हैं, तो सबसे पहले आ जाएगा 4। अब के भी आ जाएगा बच्चों कॉमन, तो के भी कॉमन ले लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ 4 का भाग देंगे तो 4 तिया 12 वाई स्क्वायर धन 4 दूनी 2y और ऋण 4 पंजे 20। ठीक है, ये हो गया द्विघाती बहुपद। अब इसका हम गुणनखंड कर, द्विघाती बहुपद के कितने गुणनखंड होते हैं, 2 होते हैं बच्चों। तो 1 गुणा तो ये हो गया, और बाकी 2 गुणा हमने और निकालने, 2 गुणनखंड। ठीक है, तो 4 के को तो हम इसको ऐसे रख देंगे बाहर, क्योंकि इससे कोई छेड़खानी नहीं करना, ये सेपरेट है। ठीक है, अंदर का देखो, बीच वाले भाग को तोड़ना होता है। कैसे, 3 गुणा 5 यानी 15 गुणा करके 15 आना चाहिए, और घटाने पे 2। घटाने पे 2 क्यों, क्योंकि ये क्या है, ऋण है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि जोड़ने है या घटाने पाएगा, डायरेक्ट बोलता हूँ कि घटाने पाएगा तो घटाने पे, और जोड़ने पाएगा तो जोड़ने पर। तो घटाने पे कब आता है, जब यहाँ ऋण हो। जोड़ने पे कब आता है बच्चों, 2 भाग, जब यहाँ धन हो। तो यहाँ ऋण है तो घटाने पे 2, यानी हम 5 ऋण 3 2 गुणा करके 15। ओके, इसको 2 भागों में बांट देते हैं। 3y की घात 2 धन 5y। ठीक है, y से मैंने डायरेक्ट गुणा कर दिया, आप लोग कोष्टक में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और ऋण 3y। तो
तो 5y में से 3y घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2y और ऋण 5। ठीक है, अब क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, 2 इन 2 में से इन 2 में से, तो 4 के तो बच्चों ऐसे ही रहेगा। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, देखो यहाँ लगा देंगे बड़ा कोष्टक क्योंकि अंदर छोटे कोष्टक की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ कॉमन आ गया y और इधर बचा बच्चों 3y धन 5, ऋण आ जाएगा और इसमें कॉमन कुछ नहीं दिख रहा तो यहाँ क्या होता है 1 कॉमन होता है और ऋण कॉमन ले लिया तो अंदर का साइन बदल देते हैं बच्चों, यानी 3y धन 5। देखो दोनों कोष्टक में बराबर आ गया हमारे पास, यानी हमारा आंसर सही हो रहा है। ठीक है, तो 4 के एक तो ये हो गया, गुणा में तो ये है ही बच्चों, दोनों में से उभयनिष्ठ कोष्टक है तो कोष्टक को लिख देंगे बाहर, 3y धन 5। ठीक है, अब बाकी जो बचा है बच्चों उसको लिख देते हैं दूसरे कोष्टक में, इधर y बचा है और इस वाले पद में ऋण 1 बचा है। तो ये हो गया बच्चों लंबाई, एक लाइन में आपको लास्ट लिखना है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर। इसी के साथ प्रश्नावली जो है 2.5 कंप्लीट हो गया बच्चों। अब नई वीडियो में मिलेंगे हम प्रश्नावली 3 के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब करने में कोई मेहनत नहीं लगती साथियों, तो देर किस बात की। ठीक है, बाय बाय।